हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले मैं लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुका हूं अबाउट लिंकेज। इज दैट क्लियर? तो लिंकेज क्या है, लिंकेज को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, लास्ट क्लास में मैंने टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट बताए थे और टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आज उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ टीएच मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लिंकेज क्या है। लिंकेज का मतलब क्या है, इफ जीन्स आर टाइटली अटैच विद क्रोमोसोम्स और इफ जीन्स आर स्टेइंग टुगेदर विद क्रोमोसोम एंड विच पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट यू कॉल्ड लिंकेज। इज दैट क्लियर? तो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। कुछ जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो उनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद उसने एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया कि जो जीन्स होते हैं यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। राइट, वन पेयर ऑफ फैक्टर्स assort independently with the another pair of factor, यानी कि one pair of genes assort independently with the another pair of genes। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था मेंडल का। ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पॉसिबल है, राइट, मेंडल ने जो बताया ये बिल्कुल सही बताया और ऐसा पॉसिबल है, लेकिन लिंकेज के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका जो ड्रॉबैक है यानी कि उसका जो लिमिटेशन है वो है लिंकेज। लिंकेज के केस में लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ है वो फेल हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकम फेल इन केस ऑफ लिंकेज। अगर लिंकेज होगा जीन्स का तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट दो ही कंडीशन में पॉसिबल है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पेयर ऑफ जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लाई करता है तो ये डेफिनेटली श्योर है कि वो इंडिपेंडेंटली कैरी करेंगे। या दूसरी कंडीशन एक और होती है कि अगर एक पर्टिकुलर जीन पे, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे दो डिफरेंट जीन है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होके भी वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम्स पे जीन्स जो हैं राइट एक दूसरे के नज़दीक है, जीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है, राइट, एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच है, तो ऐसे केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा क्योंकि ऐसे केस में जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि अगर जीन्स और फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं, असॉर्ट कर रहे हैं, दैट यू कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दैट इज एप्लीकेबल इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था उसमें जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो रेशियो थे 9:3:3:1 ये फिनोटाइपिक रेशियो था। लेकिन लिंकेज में ये रेशियो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिंकेज में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। लिंकेज में ये रेशियो डेविएट हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिंकेज के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर? पहली बार जो लिंकेज को ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट किया, वो बैटसन एंड पुन्नेट ने किया लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद लिंकेज को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ वहां पे उन्होंने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया। कौन सी लिंकेज को डिस्कवर किया? सेक्स लिंकेज। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मॉर्गन में मैं सेक्स लिंकेज के बारे में भी बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टर्म लिंकेज भी मॉर्गन ने ही दिया था। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा मैं लिंकेज की थ्योरी भी आपको बता चुका हूं कि क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स है वो लीनियर फॉर्म में लाइक करते हैं। क्रोमोसोम जीन के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ते हैं, रेडिएशन एक्सरेज बढ़ाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ते हैं, एज बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं, मेल में क्रॉसिंग ओवर कम होता है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ अपनी लास्ट क्लास में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऐड नहीं होते क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर भी होगा, राइट, तो वहां पे न्यू कॉम्बिनेशन ऐड कर जाते हैं इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहते हैं और इनकम्प्लीट लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशन ऐड ऑन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा मैंने जीन्स का अरेंजमेंट भी बताया था, सिस अरेंजमेंट एंड
ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है कि दो डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम्स पे लाई करती हैं एंड दो रिसेसिव एलील दूसरे क्रोमोसोम्स पे लाई करती हैं। अगर सारे डोमिनेंट एलील एक क्रोमोसोम पे लाई करे, रिसेसिव एलील दूसरे क्रोमोसोम्स पे लाई करे, उसे आप सिस अरेंजमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? सिस अरेंजमेंट इंडिकेट करता है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो डोमिनेंट एलील सारे एक ही क्रोमोसोम्स पे लाई नहीं करते। सिस अरेंजमेंट इंडिकेट करता है लिंकेज को। वहीं जो ट्रांस अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एलील अगर क्रोमोसोम्स पे है, दैट इंडिकेट कि वहां पे लिंकेज नहीं है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तभी ये पॉसिबल है कि एक क्रोमोसोम से एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एलील है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकेज। लिंकेज के जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि टी.एच. मॉर्गन ने भी एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। टी.एच. मॉर्गन को आप फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। ये इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टी.एच. मॉर्गन। व्हाट वाज एग्जैक्टली डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टी.एच. मॉर्गन? टी.एच. मॉर्गन का डाइहाइब्रिड क्रॉस विच इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी टी.एच. मॉर्गन का डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया है। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझना बहुत जरूरी है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट, आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियो, आफ्टर द वॉचिंग दिस टॉपिक और आफ्टर द वॉचिंग ऑफ दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन you will go for the reading of NCERT, right, और उस NCERT में आप इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो you will clarify all your doubts। आप जो है अपने डाउट्स सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। Is that clear to all of you? वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए इस क्रॉस को समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। When you will go for the question, जब आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन टी.एच. मॉर्गन के डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टी.एच. मॉर्गन ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, तो वो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस टी.एच. मॉर्गन ने परफॉर्म किया, उसमें उसने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से कंसीडर किए। जैसे कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था राउंड येलो रिंकल ग्रीन सीड में, ऐसे ही टी.एच. मॉर्गन ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहां पे उस एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया होगा। लाइक मेंडल ने डाइहाइब्रिड में राउंड येलो रिंकल ग्रीन सीड्स को कंसीडर किया था पी प्लांट में, ऐसे ही ड्रोसोफिला में ये क्या कहते हैं, मॉर्गन ने जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया। तो मॉर्गन ने बेसिकली 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के लिए। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस किसका डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस इट वाज परफॉर्म्ड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट, परफॉर्म्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे टी.एच. मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्गन ने कंसीडर किए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्गन ने कंसीडर किए, जो पहला हमारा कैरेक्टर था वो था बॉडी कलर। तो यहां पे चाहे मेंडल ने कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए हो या फिर मॉर्गन ने कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए हो, तो ये तो कंपलसरी है कि इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए, इसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बॉडी कलर। तो जो बॉडी कलर है, इसमें आप देखिए रिसेसिव कलर कौन सा है और डोमिनेंट कलर कौन सा है। तो जो रिसेसिव कलर है बॉडी कलर में वो होता है येलो कलर। तो येलो कलर इज रिसेसिव। येलो कलर को आप वाई से इंडिकेट करेंगे। इज दैट क्लियर? वही जो डोमिनेंट है वो ब्राउन कलर है, यानी कि ब्राउन बॉडी और ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर डोमिनेंट है, इधर येलो कलर रिसेसिव है। यहां पे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरह आप एक को कैपिटल और दूसरे को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहां पे एक ही लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आइदर वाई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वाई मींस येलो, येलो फॉर रिसेसिव। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे ब्राउन की बात करें तो ब्राउन में ये कैरेक्टर डोमिनेंट में y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट में y प्लस और रिसेसिव में y। यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू डोंट नीड टू फॉलो दैट पैटर्न विच ऑलरेडी आई टीच यू इन, किसमें पढ़ा चुका हूँ, जिसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे कि कैपिटल R, स्मॉल r, ये सब आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है आई कलर। आई कलर में एक व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर जो है वो रिसेसिव है और व्हाइट कलर के लिए आप W से डिनोट करते हैं व्हाइट कलर को। वहीं दूसरा कलर है रेड। रेड कलर जो है डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को W प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो प्लस का मार्क यहाँ पे दिखाई देगा, किसके लिए? डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए दिखाई देगा आपको। तीसरा जो कैरेक्टर है हमारे पास, द थर्ड कैरेक्टर इज
पहला करेक्टर बॉडी कलर येलो एंड ब्राउन, येलो इज रिसेसिव, ब्राउन इज डोमिनेंट। दूसरा कलर व्हाइट एंड रेड, व्हाइट इज रिसेसिव एंड रेड इज डोमिनेंट। और तीसरा करेक्टर है विंग्स। तो विंग्स दो टाइप के हैं यहाँ पे, एक मिनिएचर और दूसरा विंग जो है वो है कौन सा, दूसरा विंग कौन सा है भाई, दूसरा नॉर्मल विंग है। तो यहाँ पे जो मिनिएचर विंग है वो रिसेसिव है, तो उसको सिंपली आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं जो नॉर्मल विंग है वो डोमिनेंट है, उसको एम प्लस से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स वाज चूजन बाय, किसने चूज किया, ये टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करके टी.एच. मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया। टी.एच. मॉर्गन ने जो टोटल डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए, देयर आर 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय द टी.एच. मॉर्गन, जो कि टी.एच. मॉर्गन ने परफॉर्म किया। और उन डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के बाद टी.एच. मॉर्गन ने कुछ कंक्लूजन्स दिए, राइट, जिन कंक्लूजन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टी.एच. मॉर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू discuss about the cross A, उसके बाद I will discuss about the cross B. There were 2 cross which were performed by T.H. Morgan, जो कि T.H. Morgan ने परफॉर्म किए थे। तो पहला जो क्रॉस है वो मेरा कौन सा क्रॉस है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन खींच लेता हूँ क्रॉस A एंड क्रॉस B के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस A में उसने फीमेल लिया और दूसरा मेल लिया। इज दैट क्लियर? फीमेल जो थी वो कौन थी? फीमेल थी येलो बॉडी व्हाइट आई। तो येलो बॉडी को Y से, व्हाइट आई को W से। ही सेलेक्टेड द येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल। मेल में उसका डोमिनेंट वाला ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल। इज दैट क्लियर? तो फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आइड, मेल ब्राउन बॉडी रेड आइड। इज दैट क्लियर? इन दोनों में क्रॉस परफॉर्म किया। यानी कि ये जो पहले दो कैरेक्टर हैं, पहले क्रॉस में फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने कंसीडर किया। पहला कैरेक्टर बॉडी कलर और दूसरा कैरेक्टर आई कलर। येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल। इज दैट क्लियर? तो फीमेल वॉज येलो बॉडी व्हाइट आइड एंड मेल वॉज ब्राउन बॉडी रेड आइड। तो दोनों में जब क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे दोनों में क्रॉसिंग हुई तो F1 जनरेशन में उसने ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल। इज दैट क्लियर? ध्यान दो यहां पे, जो यहां पे मेल पेरेंट का कैरेक्टर था वो फीमेल ऑफस्प्रिंग का आ गया। याद दीजिए, मेल पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में फीमेल ऑफस्प्रिंग में आ गया। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं दूसरा रिजल्ट F1 जनरेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया? येलो बॉडी व्हाइट आइड मेल। सी, जो मदर का कैरेक्टर था वो किसके पास गया? सन के पास। फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर मेल ऑफस्प्रिंग के पास गया और मेल पेरेंट का कैरेक्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग के पास गया। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिए मेरी बात, एक मेल पेरेंट से फीमेल ऑफस्प्रिंग में कौन सा क्रोमोसोम जाता है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, यू नो वेरी वेल। फादर से डॉटर में क्या जाता है? फादर से डॉटर को एक्स क्रोमोसोम मिलता है और फादर से सन को कौन सा क्रोमोसोम मिलता है? वाई क्रोमोसोम। तो फादर का कैरेक्टर अगर डॉटर में दिखाई दे रहा है, सन में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। क्या है? एक्स लिंक। तो यहां पे इस ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकलता है, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया टी.एच. मॉर्गन ने, इससे यहां पे पहले ही क्रॉस में F1 जनरेशन में ही एक कंक्लूजन निकल जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर एक्स लिंक्ड जीन्स। इज दैट क्लियर? तो मेंडल का पहला ऑब्जर्वेशन, सॉरी नॉट मेंडल, मॉर्गन का जो पहला ऑब्जर्वेशन था कि ये जो है दीज आर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है और यहां पे जो जीन्स होगा वो क्या होंगे? जीन्स एक्स लिंक्ड जीन्स होंगे। तो यहां पे ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है,
ये मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया। यानी कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, यानी कि एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई कैरेक्टर होता है या रिलेटेड कोई जीन होता है या रिलेटेड कोई लिंकेज होती है, इसको सेक्स लिंकेज कहते हैं। तो आप यहां पे एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि यहां पे मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को भी डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, सेक्स लिंकेज। साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे ब्राउन बॉडी रेड आइड कैरेक्टर किसका था, मेल पेरेंट्स का, और ब्राउन बॉडी रेड आइड कैरेक्टर किसका है, F1 जनरेशन में फीमेल पेरेंट, फीमेल ऑफस्प्रिंग का। अगर मेल पेरेंट से फीमेल ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि मेल से फीमेल में अगर कोई क्रोमोसोम आता है तो वो एक्स क्रोमोसोम आता है। इज दैट क्लियर? यानी कि जो कैरेक्टर रिलेटेड हुआ ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हुआ। वहीं फीमेल को आप देखिए, फीमेल में येलो बॉडी व्हाइट आइड कैरेक्टर है फीमेल पेरेंट में, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें गया, उसके मेल ऑफस्प्रिंग में। फीमेल से मेल में एक्स क्रोमोसोम जाता है, तो ये भी कैरेक्टर एक्स लिंक्ड है, दोनों ही कैरेक्टर एक्स लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। बीइंग ए मेल, मेरे पास एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम मुझे किससे मिला है, मेरी मदर से मिला है। वाई क्रोमोसोम मुझे किससे मिला है, मेरे फादर से मिला है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो एक्स जो मेरी मदर से आया वो एक्स की वजह से मुझ में मेरे मदर के कैरेक्टर है, वाई की वजह से मुझ में मेरे फादर के कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेल ऑफस्प्रिंग में एक्स क्रोमोसोम किससे आता है, मदर से, और फीमेल ऑफस्प्रिंग में एक्स क्रोमोसोम किससे आता है, फादर से। तो इट डिनोट्स, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो एक्स लिंक्ड है, यानी कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आई होप यू क्लियर दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। इसके बाद हम देखते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या कंक्लूजन निकलता है, सी दी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में इन दोनों में जब इंटरक्रॉसिंग हुई, इंटरक्रॉसिंग कराने के बाद जब वो F2 जनरेशन देखता है तो वहां पे वो देखता है कि 98.7% जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंटल आते हैं, और 1.3% जो कैरेक्टर हैं वो नए कैरेक्टर आते हैं, यानी कि 1.3% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हैं। 1.3% आर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। इट मींस व्हाट? अगर 98.7% पेरेंटल कैरेक्टर है, 1.3% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है, 98.3% आर पेरेंटल कैरेक्टर, यानी कि 1.3% रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे यानी कि अगर पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, और इस लिंकेज की वजह से डेविएट हो जाता है डाई हाइब्रिड रेशियो। मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 था, लेकिन जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो जो डाई हाइब्रिड रेशियो था वो डेविएट हो गया। उसमें से 98.7% आर पेरेंटल एंड 1.3% आर रिकॉम्बिनेंट। इट मीन्स व्हाट, कि पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसने डाई हाइब्रिड रेशियो को डेविएट कर दिया, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2, इसको देख के कंक्लूजन नंबर 2 पता चल रहा है आपको, 98.7% पेरेंटल कैरेक्टर और 1.3% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। तो इससे आप कंक्लूजन नंबर 2 निकाल सकते हैं, इसमें डेविएट कर जाता है डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो कौन सा रेशियो था वो, 9:3:3:1। तो यहां पे ये रेशियो डेविएट कर गया, और आप ये कह सकते हैं यहां पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट शो लिंकेज, क्योंकि यहां पे क्या शो करता है, इट शोज लिंकेज। तो यहां पे मॉर्गन के डाई हाइब्रिड क्रॉस से लिंकेज आ गया है। क्या आ गया है? लिंकेज। तो लिंकेज को प्रूफ कर दिया इसने अपने एक्सपेरिमेंट से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये था क्रॉस नंबर ए। इसके बाद एनसीईआरटी में 2 क्रॉस दिए, दूसरा क्रॉस बी है। बी जो क्रॉस कराया उसने, जो मैंने यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर लिखा है, इन दोनों के बीच में क्रॉस ए परफॉर्म किया, और जो सेकंड और थर्ड कैरेक्टर है आई कलर एंड विंग्स, इन दोनों के बीच में परफॉर्म किया क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? तो क्रॉस बी क्या था ये आप समझ लीजिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। क्रॉस बी, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पे, और आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं ये हो गया आपका। अब मैं इस यहाँ पे जो है देखिए, लिसन केयरफुली, क्रॉस बी के बारे में बताते हैं। क्रॉस बी ऑफ लिंकेज।
क्रॉस बी। क्रॉस बी भी कुछ इस तरह का एक क्रॉस था, लेकिन क्रॉस बी में कैरेक्टर्स अलग अलग कंसीडर किए गए। तो क्रॉस बी जो कराया गया, यहां पे जो पेरेंट्स लिए गए क्रॉस बी, यहां पे जो फीमेल कैरेक्टर लिया वो लिया इन्होंने वाइट आइड मिनिएचर विंग, वाइट आइड मिनिएचर विंग्स। वाइट आइड मिनिएचर विंग वाली फीमेल को उसने लिया, वाइट आइड डब्ल्यू मिनिएचर विंग, एम दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर है। मेल कौन से लिए? डोमिनेंट वाले लिए। मेल कौन सा लिया भाई? मेल लिया रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्स। तो रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्स वाला मेल लिया और वाइट आइड, इज दैट क्लियर, मिनिएचर विंग्स वाला उसने फीमेल का कैरेक्टर लिया। तो दोनों में जब क्रॉसिंग कराई मॉर्गन ने, तो F1 जनरेशन में उसने ऑब्जर्व किया सेम लाइक क्रॉस ए। क्रॉस ए की तरह ही यहां पे भी उसने ऑब्जर्वेशन की। जैसे क्रॉस ए में मेल पैरेंट के कैरेक्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, या फीमेल पैरेंट के कैरेक्टर मेल ऑफस्प्रिंग में आते हैं, सेम क्रॉस बी में भी सेम कंडीशन देखी। तो यानी क्रॉस बी में भी उसने सेक्स लिंकेज को ऑब्जर्व किया, एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया। होप यू गॉट इट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को ये। तो यहां पे पहला, यानी कि यहां पे F1 जनरेशन में रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्स, ये फीमेल थी यहां पे, बट इसने किसको ऑब्जर्व किया? मेल को, यानी कि फीमेल के कैरेक्टर मेल में आ गए। इज दैट क्लियर? और मेल के कैरेक्टर किस में जाएंगे? फीमेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है भाई। वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स ये फीमेल में जाएंगे। मेल के कैरेक्टर फीमेल में, फीमेल के कैरेक्टर मेल में। तो रेड आइड नॉर्मल विंग्स ये फीमेल होगा, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, दिस इज नॉट मेल, दिस इज फीमेल, राइट। और ये यहाँ पे वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स मेल। तो मेल के कैरेक्टर फीमेल में, फीमेल के कैरेक्टर मेल में, दैट इंडिकेट एक्स लिंकेज। इज दैट क्लियर? ये एक्स लिंकेज ही होता है। अगर एक्स लिंक्ड कोई कैरेक्टर है या एक्स लिंक्ड कोई जीन है तो वो मेल से फीमेल में जाता है, यानी कि फादर से डॉटर में जाता है या मदर से सन में जाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि अपोजिट सेक्स में जाता है। किस में जाता है? अपोजिट सेक्स में जाता है। इसको आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक, तो सेम ऑब्जर्वेशन इससे भी रही। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं F2 क्रॉस में, F2 जनरेशन में कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब उसने इंटर क्रॉसिंग कराई। इंटर क्रॉसिंग कराने के बाद जब मॉर्गन ने इंटर क्रॉसिंग कराई तो F2 जनरेशन देखिए, F2 जनरेशन में उसने ऑब्जर्व किया कि 37.8% तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, 62 सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये सही लिखते हैं इसको, हाँ ठीक है। 62.8% कैरेक्टर किसमें आए? पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए। 37.2% रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आया। तो अगर आप दोनों क्रॉस को कंपेयर करते हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी को, तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि जो लिंकेज है जहां पे पेरेंटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्रॉस ए में पेरेंटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो क्रॉस ए में जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है एज कंपेयर टू क्रॉस बी। सिंपल। तो ये बात ये इंडिकेट करती है कि एक क्रॉस, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। कहीं पे जीन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर कम होंगे। जैसे क्रॉस बी में 62.8% पेरेंटल कैरेक्टर है, लेकिन कहीं कहीं पे उन जीन के बीच का, एक ही क्रोमोसोम्स में जीन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। जैसे क्रॉस ए में 98.7% कैरेक्टर है पेरेंटल कैरेक्टर। तो क्रॉस ए और बी में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो पेरेंटल के जो कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा क्रॉस ए में है। इज दैट क्लियर? यानी कि क्रॉस ए के जो जीन्स है वो ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है एज कंपेयर टू क्रॉस बी। इसी के साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज डन ऑफ टीएच मॉर्गन। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ टीएच मॉर्गन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये मॉर्गन का ही विद्यार्थी था, मॉर्गन का ही स्टूडेंट था, और इसने क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में जिक्र किया।
क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में बताया। इस क्रोमोसोमल मैपिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इज दैट क्लियर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक आपने सुना होगा HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग जो कंफर्म हुई है उसको आप HGP कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? हमारा जो ह्यूमन डीएनए है 99.9% लोगों का ह्यूमन डीएनए सेम होता है, बट 0.1% डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस के बिहाफ पे हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे व्हेन आई विल कम टू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई विल डिस्कस अबाउट आल्सो दैट। तो HGP जो है, HGP में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्रोमोसोमल मैपिंग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो क्रोमोसोमल मैपिंग का एक सिग्निफिकेंस है कि हम जो है किसी भी जीन की सीक्वेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डीएनए की सीक्वेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे जो है डीएनए की सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना, उससे जीन की सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। तो क्रोमोसोमल मैपिंग प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ डीएनए, इन द स्टडी ऑफ जीन और इन द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल मैपिंग एंड व्हाट इज क्रोमोसोमल मैपिंग एग्जैक्टली। एंड दिस क्रोमोसोमल मैपिंग वाज गिवन बाय मॉर्गन स्टूडेंट, जिसका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टवेंट। एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ये दिस नेम इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, राइट। तो उसने क्रोमोसोमल मैपिंग सबसे पहले तैयार की, किसकी? ड्रोसोफिला की। उसने भी ड्रोसोफिला की क्रोमोसोमल मैपिंग को तैयार किया पहली बार। इज दैट क्लियर? किसकी क्रोमोसोमल मैपिंग को तैयार किया? ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट उसके टीचर ने परफॉर्म किया था, मॉर्गन ने परफॉर्म किया और उसने उसकी मैपिंग तैयार कर दी। तो क्रोमोसोमल मैपिंग को ध्यान से समझिए। कभी कभी कहीं कहीं पे आपको क्रोमोसोमल मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्रोमोसोमल मैपिंग। व्हाट इज क्रोमोसोमल मैपिंग एग्जैक्टली? You must understand about this. You must know about this. See, chromosomal mapping. I am going to discuss about chromosomal mapping in detail. Chromosomal mapping. Chromosomal mapping. देखिए, you know very well about genes. मैंने लिंकेज थ्योरी बताई थी। लिंकेज थ्योरी में पहला पॉइंट बताया था मैंने, जीन्स लीनियरली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है लीनियरली प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैंने आपको लिंकेज थ्योरी में बताया था, थ्योरी ऑफ लिंकेज में। यहां पे भी जीन्स क्रोमोसोम्स में लीनियरली प्रेजेंट होंगे, लीनियरली अरेंज्ड है। तो जीन्स का जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स पे, उसे आप क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट यू कॉल्ड क्रोमोसोमल मैपिंग। तो क्रोमोसोमल मैपिंग का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स का जो अरेंजमेंट है, इज दैट क्लियर, उसको आप क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, इज दैट क्लियर, ऑन क्रोमोसोम दैट वी कॉल्ड क्रोमोसोमल मैपिंग। एंड ये जो अरेंजमेंट ऑफ जीन है क्रोमोसोम्स पे, आर यू गेटिंग और नॉट, इनमें जो है इनकी जो मैपिंग है वो डिसाइड होती है जीन के डिस्टेंस के हिसाब से, कि जीन कितना डिस्टेंस है, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा, लिसन केयरफुली। तो क्रोमोसोमल मैपिंग, इट शोज, ये क्या दिखाता है? इट शोज अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे जीन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये इस चीज को दिखाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग डिपेंड्स अपॉन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से, और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन जीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्टेंस बिटवीन जीन और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। तो पहले आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को समझ लीजिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है क्या? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, द टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जो टेंडेंसी होती है उसे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
द टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर दैट यू कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, इट डिपेंड्स ऑन जीन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बता देता हूं, सपोज दैट ये आपके पास एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन ये है, दूसरा पर्टिकुलर जीन ये है, राइट। एक दूसरा क्रोमोसोम मैं इसको कंपैरिजन के लिए बता देता हूं, एक क्रोमोसोम में जीन ये है, दूसरा जीन ये है। तो यहां पे पहला क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। क्रोमोसोम ए में जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है। इज दैट क्लियर? वहीं क्रोमोसोम बी में जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो जहां पे जितना ज्यादा जीन के बीच का डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगा, उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांसेस होगा। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। Is that clear to all of you? Higher the distance, higher the recombination frequency and higher the crossing over. Is that clear to all of you? Lower the distance, lesser the recombination frequency and lesser the crossing over. Is that clear to all of you? तो recombination frequency is directly proportional to the distance between the gene. जितना ज़्यादा distance उतने ज़्यादा crossing over, उतने ज़्यादा recombination के chances बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा recombination के chances होंगे उतनी ज़्यादा recombination frequency होगी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, तो इट मींस दिस इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जो जीन है वो डिस्टेंस जो है वो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 5% है, किसी जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% है, तो उन जीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो डिस्टेंस भी 5 होगा। और डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं मैप यूनिट में। मैंने जो बताया आपको जीन डिस्टेंस बिटवीन जीन, ये डिस्टेंस बिटवीन जीन को आप मेजर करते हैं मैप यूनिट में या फिर सेंटीमॉर्गन में। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है सेंटीमॉर्गन में, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मैप यूनिट में। सो द डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मेजरिंग द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इन cm मींस सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो वहां पे क्रोमोसोम्स में जीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमॉर्गन में मेजर किया जाता है। वहीं दिस डिस्टेंस मेजर इन मैप यूनिट, इसको मैप यूनिट में मेजर किया जाता है अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है। एक प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्टेंस बिटवीन जीन मेजर किया जाता है मैप यूनिट में, और एक यूकैरियोटिक सेल में डिस्टेंस बिटवीन जीन मेजर किया जाता है सेंटीमॉर्गन में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। यहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। इज दैट क्लियर? कभी कभी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जनरली परसेंटेज में ही निकाला जाता है। मैंने बोला कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज दैट 5 मैप यूनिट का डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5%। इज दैट क्लियर? 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10%। 30 मैप यूनिट का डिफरेंस है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 30%। तो जितना डिस्टेंस उतनी ही फ्रीक्वेंसी, बट यू मेजर इन परसेंटेज। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस को आप सेंटीमॉर्गन में मेजर करते हैं इफ दिस इज यूकैरियोटिक सेल, एंड इफ दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल यू मेजर इन मैप यूनिट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। कभी कभी वो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं
और ऑफिस स्प्रिंग में से, ऑफिस स्प्रिंग में कुछ पेरेंटल भी होंगे, कुछ रिकॉम्बिनेंट भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिस स्प्रिंग आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफिस स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज में निकाला जाता है। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफिस स्प्रिंग इनटू 100। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो आइडिया दिया ये एल्फर्ड स्टर्टवेंट ने दिया, एल्फर्ड स्टर्टवेंट ने दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या जीन डिस्टेंस से रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को, प्लीज लिसन केयरफुली। तो होप यू हैव डन दिस। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ यू हैव टू जीन्स ए एंड बी और उन दोनों जीन के बीच का उन दोनों जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट 30 मैप यूनिट है। कितना है? 30 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन आप कंसीडर कर सकते हैं। ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? 30 मैप यूनिट। सपोज दैट ए और बी दो जीन है, उनके बीच का डिस्टेंस 30 मैप यूनिट है, एंड बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस 15 मैप यूनिट है। तो दो चीज गिवन है यहाँ पे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 30 मैप यूनिट, बी एंड सी के बीच का मैप डिस्टेंस 15 मैप यूनिट। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ ए बी एंड सी जीन? ध्यान से सुनिएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 30 मैप यूनिट, बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस 15 मैप यूनिट, देन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन, या व्हाट विल बी द सीक्वेंसिंग ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम्स पे जीन की क्या सीक्वेंस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कीजिए, इसको कीजिए फाइंड आउट। अब मैं यहां पे बता रहा हूं, देखिए मैं बताता हूं आपको, अगर जिन लोगों ने फाइंड आउट कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनको भी मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे सपोज दैट हमारे पास दो जीन है, देयर आर टू जीन्स ए एंड बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 मैप यूनिट, 30 मैप यूनिट, राइट। बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 15 मैप यूनिट। लेकिन एक बात ध्यान रहे यहां पे कि हमें बी और सी के बीच का डिस्टेंस के बारे में आइडिया है, उसकी सीक्वेंसिंग के बारे में आइडिया नहीं है। सपोज दैट सी यहां पे भी हो सकता है और ये सी यहां पे भी हो सकता है, 15 मैप यूनिट सी सपोज दैट यहां पे भी हो सकता है। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं ना, इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों की लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं 15 और आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं 15 मैप यूनिट। समझ आया नहीं आया? बी और सी की लोकेशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बी और सी को आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं और इधर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे जो पॉसिबल सीक्वेंस हो सकती है, व्हाट विल बी द पॉसिबल सीक्वेंस? तो पॉसिबल सीक्वेंस में बी ए सी बी या फिर ए बी सी, तो दोनों में से कोई एक पॉसिबल सीक्वेंस हो सकती है, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रोमोसोमल मैपिंग से। आर यू गेटिंग और नोट? इसी के साथ क्रोमोसोमल मैपिंग इज डन। तो मैं फिर से बता देता हूं, क्रोमोसोमल मैपिंग, लिसन केयरफुली, क्रोमोसोमल मैपिंग वाज फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड बाय एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। उन्होंने क्रोमोसोमल मैपिंग में, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स पे जीन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, राइट, इसे आप क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। और यू कैन से दिस इज द मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये वो मेथड है जिसमें कि आप जीन की सीक्वेंसिंग को कंफर्म करते हैं, इसलिए इसको क्रोमोसोमल मैपिंग कहा जाता है। यहाँ पे इसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया दिया। इज दैट क्लियर? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस जीन डिस्टेंस। दो जीन के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। इज दैट क्लियर? सपोज दैट 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 30 मैप यूनिट का डिस्टेंस है दो जीन के बीच में तो 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस बिटवीन जीन। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टू
दैट, इज दैट क्लियर? तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ आया? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आप परसेंटेज में निकालते हैं, राइट? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू दी 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन जीन को आप किस में मेजर करते हैं? सेंटीमोर्गन में मेजर करते हैं, इफ दिस इज यूकैरियोटिक सेल, इज दैट क्लियर? एंड इफ दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल यू नीड टू मेजर इन मैप यूनिट। तो ये पॉइंट्स कुछ रिलेटेड, दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू दी क्रोमोसोमल मैपिंग, जो कि जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इससे ज़्यादा एग्जाम में क्रोमोसोमल मैपिंग से कुछ नहीं आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होप यू गॉट इट एंड आपको समझ आ गया क्रोमोसोमल मैपिंग। इसके बाद मैं बताता हूँ मेंडलिज्म एंड लिंकेज। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मेंडलिज्म एंड लिंकेज, ये मेरा टॉपिक है, मेंडलिज्म एंड लिंकेज। मेंडलिज्म को, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को आपको लिंकेज से रिलेट करना है। एक बार तो मैं आपको बता ही चुका हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज के बीच का रिलेशन। अभी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लिंकेज के बीच का मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी इस पॉइंट से भी क्लियर, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप लिंकेज से कैसे रिलेट कर रहे हैं? समझ आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही है? तो मेंडलिज्म एंड लिंकेज के बीच का लिंकेज के बीच क्या रिलेशन है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो सी, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे अगला है मेंडलिज्म एंड लिंकेज। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडलिज्म एंड लिंकेज। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को भाई, लिसन केयरफुली। मेंडलिज्म एंड लिंकेज, मेंडलिज्म एंड लिंकेज। मेंडल को लिंकेज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेंडल को लिंकेज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसने पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? गार्डन पी प्लांट को। और गार्डन पी प्लांट के उसने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को। इनिशियली माना जाता था कि मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इन 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो जीन्स हैं वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स 7 क्रोमोसोम्स पे लाई करते हैं तो दिस इज वेरी इजी टू सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या टू सी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। अगर 7 कैरेक्टर 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं तो वहां पे वो कैरेक्टर्स, वो जीन्स या वो फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया। उसने बता दिया कि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोनोहाइब्रिड के लिए सेग्रीगेशन पॉसिबल है, इज दैट क्लियर? लेकिन डाईहाइब्रिड के लिए सेग्रीगेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि लिंकेज है या नहीं है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया, और बताया कि ये जो 1 पेयर ऑफ जीन है या 1 पेयर फैक्टर्स हैं वो दूसरे पेयर फैक्टर के साथ इंडिपेंडेंटली कैरी करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? मेंडल को लिंकेज का कोई आइडिया नहीं था। तो इनिशियली माना जाता था कि 7 पेयर कैरेक्टर्स के लिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गार्डन पी प्लांट पे, तो ये कंसिडर किया जाता था कि 7 पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए देयर आर 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इज दैट क्लियर? लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस ब्लिक्स्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या वेरीफाई किया? उन्होंने वेरीफाई किया कि ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, जो 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, ये 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स जो हैं इनके लिए 7 डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि ये ओनली 4 पेयर क्रोमोसोम्स पे ही लाई करते हैं। याद रहे, देयर वर नॉट 7 डिफरेंट क्रोमोसोम, देयर वर ओनली 4 क्रोमोसोम्स फॉर दी 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। तो 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स के लिए सिर्फ 4 पेयर क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है डिप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड में आप 4 कह सकते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल में 4 पेयर क्रोमोसोम्स आर इनफ, नॉट 7 पेयर। ये बताया था एस ब्लिक्स्ट ने। इनिशियल टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था कि देयर आर 7 पेयर क्रोमोसोम फॉर दी 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। लेकिन बाद में एस ब्लिक्स्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया
कि यहाँ पे देयर आर 7 पेयर ऑफ ट्रेट और 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देयर आर 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स और 7 पेयर ऑफ ट्रेट के लिए को जो एक्सप्रेस करते हैं ओनली 4 क्रोमोसोम्स, ओनली 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ध्यान दीजिए प्लीज। अकॉर्डिंग टू एस ब्लिक्स्ट, for 7 pair of traits there are only 4 different types of chromosomes, 4 different type of chromosomes। तो 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। 7 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम नहीं है। तो 7 ट्रेट के लिए 7 डिफरेंट टाइप के 7 पेयर ट्रेट्स के लिए 7 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है। उसने क्या ऑब्जर्व किया ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उसने देखा जो सीड कलर वाला कैरेक्टर है वो लाई करता है क्रोमोसोम 1 पे। फ्लावर कलर वाला कैरेक्टर भी क्रोमोसोम 1 पे ही लाई करता है। ये 2 कैरेक्टर क्रोमोसोम 1 पे लाई करते हैं, सीड कलर और फ्लावर कलर। उसके बाद पॉड शेप, प्लांट हाइट एंड फ्लावर पोजीशन। पॉड शेप, प्लांट हाइट एंड फ्लावर पोजीशन, ये तीनों एक ही क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। इनके कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4। पॉड शेप, प्लांट हाइट एंड फ्लावर पोजीशन, ये तीनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी मिस्टर एस ब्लिक्स्ट की। सबकी पहले क्या माना जाता था? देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम फॉर 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स, बट देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? जिसमें कि एक ही क्रोमोसोम्स पे मेंडल के 7 कैरेक्टर्स वाले जीन एक से ज्यादा लाई करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये कितने हो गए? 5। इसके बाद बचता है हमारा कौन सा बचा? सीड कलर, फ्लावर कलर। इसके बाद बचता है हमारा पॉड कलर। पॉड कलर जो लाई करता है वो लाई करता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। अभी कौन सा बचा? 7 ट्रेट थे ना, एक लास्ट और बचा है आपका। ये सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, है ना। और आपका यहाँ पे बचेगा फ्लावर कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप, सॉरी एक बचा है यहाँ पे सीड शेप। सीड शेप क्रोमोसोम नंबर 5 पे लाई करता है। तो देख लीजिए मेंडल के यहां से भी, इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। तो सीड कलर, फ्लावर कलर के जीन्स क्रोमोसोम 1 पे लाई करते हैं। पॉड शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं। वहीं पॉड कलर क्रोमोसोम नंबर 7 पे लाई कर रहा है। सीड शेप वाला जो कैरेक्टर है उसका जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे लाई कर रहा है। ध्यान दीजिए। तो यहां पे अगर ये जीन क्रोमोसोम 1 पे 2 जीन है और अगर ये जीन दोनों जीन में लिंकेज देखी जाएगी तो इन दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ही नहीं। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम नंबर 4 अगर इन तीनों जीन में लिंकेज देखा जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन्स है, तीनों जीन में लिंकेज देखा जाएगा तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन बात ध्यान दीजिए मेरी बात पे। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1। इस क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है। दिस इज फॉर सीड कलर, एक ही क्रोमोसोम है, और दिस इज फॉर फ्लावर कलर, ये फ्लावर कलर के लिए है और एक सीड कलर के लिए है। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। यहां पे इन दोनों का अलग अलग, ये इन दोनों में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन देखा गया या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना आसान है। इन दोनों को मतलब किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन करना आसान है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको आप सेपरेटली किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, इसको आप सेपरेटली दूसरे कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं, बट ये दोनों जीन अलग अलग लाई कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर आसान है। इज दैट क्लियर? तो इन कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन देखा गया, क्यों? क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर आसान है। यहाँ पे जीन बहुत दूर दूर है,
तो इसलिए मेंडल वहाँ पे इसमें नहीं फंस पाया है। तो इसके कॉम्बिनेशन मेंडल्स के जो पब्लिश डाटा है ना उसमें है इसका कॉम्बिनेशन। इन दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इसका आप अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट कर जाएगा इससे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, डिस्टेंस दूर दूर है। मैंने बताया था आपको कि अगर एक क्रोमोसोम्स पे डिस्टेंस, दो जीन के बीच का डिस्टेंस दूर दूर है तो वहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएगा, यानी कि वो किसी दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकते हैं फॉर क्रोमोसोम 1। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इसके कॉम्बिनेशन बनाने में मेंडल को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई लिंकेज है ही नहीं। दोनों जीन एक क्रोमोसोम है वो बात अलग है, लेकिन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस भी तो है ना भाई। तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ी आसानी से बन सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए मेंडल को यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और आसानी से वो कॉम्बिनेशन बन गया। आप मेंडल के पब्लिश डाटा को आप पढ़ सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया गया। लेकिन क्रोमोसोम 4 पे आइए, व्हाट विल हैपन विद क्रोमोसोम 4। तो क्रोमोसोम 4 को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मेरे पास क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 4 देखिए, सपोज दैट दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4। लिसन केयरफुली, ये यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4 है। इस क्रोमोसोम नंबर 4 पे ये एक जीन है, दिस इज फॉर फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। और ये दो डिफरेंट जीन है, ये और ये। दिस इज फॉर प्लांट हाइट एंड दिस इज फॉर पोड से। ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पे ये फ्लावर पोजीशन वाला जीन और ये पोड शेप वाला जीन दूर दूर है, लेकिन पोड शेप वाला जीन और प्लांट हाइट वाला जीन पास पास है। इज दैट क्लियर? तो वो फ्लावर पोजीशन का कॉम्बिनेशन बना सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर? मेंडल के पब्लिश डाटा को अगर आप पढ़ेंगे, मेंडल ने जो डाटा पब्लिश किया उसको आप रीएनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि मेंडल ने पोड शेप और प्लांट हाइट का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाया। कैसे बनेगा भाई? सेपरेट ही नहीं हो पाएगा ना, तो कॉम्बिनेशन किसी के साथ कैसे बनाएगा वो? क्योंकि पोड शेप वाला जीन, प्लांट हाइट वाला जीन कंबाइंड है, लिंकेज शो कर रहा है। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? ये दोनों लिंकेज शो कर रहे हैं, शो लिंकेज। और अगर ये लिंकेज शो कर रहे हैं तो क्या होगा? इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेपरेट हो ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेंडल नहीं बना पाया अपने एक्सपेरिमेंट में, जबकि इसका कॉम्बिनेशन बनाया क्योंकि दूर है। ये वाला जो फ्लावर पोजीशन वाला जीन है इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि लिंकेज को शो करते हैं। इनमें सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनका ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था अबाउट मेंडलिज्म एंड लिंकेज। तो एट द स्टार्टिंग टाइम ये माना गया 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर देयर फॉर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, बट एस ब्लिक्स ने ये देखा कि 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीड कलर, फ्लावर कलर फॉर क्रोमोसोम 1, पोड से प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन फॉर क्रोमोसोम 4, राइट? पोड कलर, सीड से क्रोमोसोम, पोड कलर का क्रोमोसोम, पोड कलर का जीन किस पे? क्रोमोसोम 7 पे, और सीड शेप का जीन किस पे? क्रोमोसोम नंबर 5 पे। सो दिस इज अबाउट मेंडलिज्म एंड लिंकेज। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल।